जैसे इसमें पैरामीशियम है, जैसे इसमें युगलीना है, जैसे इसमें प्लाज्मोडियम है। ठीक है। अब देखो यहां क्या हुआ कि इसमें जो है ये सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं। ठीक है। और ये सारा का सारा मल्टीसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ रखना ये इसका आर्टिफिशियल नेचर था। इस वजह से इनको हमने उठा के इस प्रोटिस्टा वाले ग्रुप में रख दिया, जिसमें एल्गी में से कुछ यूनिसेलुलर लाए थे उनके साथ। यानी जो यूकैरियोट यूनिसेलुलर हो वो सारे के सारे प्रोटिस्टा में चले आए। उनको किसी को जो है किसी को मल्टीसेलुलर के साथ नहीं रहने दिया जाए। तो आरएच विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए जो आरएच विटेकर का उसमें आप क्लियर कट आप मोनेरा को मेंशन करते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, फिर प्रोटिस्टा में आप मेंशन करते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, फिर इसके बाद फंजाई को मेंशन करते हैं, यूकैरियोट मल्टीसेलुलर टिश्यू ग्रेड, प्लांटी को मेंशन करते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट और ऑर्गन ग्रेड की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एनिमेलिया को मेंशन करते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट एंड ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग हो गया। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन पहले आर्टिफिशियल था उसको हमने यहाँ कन्वर्ट कर दिया एक नेचुरल में। अब ये जो टैक्सॉन है ना, ये सारे टैक्सॉन हैं, इनका जो बेसिस है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन है। यानी कि इनके नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ रखे हैं, और इस वजह से जो हमारा क्लासिफिकेशन है आरएच विटेकर का वो नेचुरल टाइप का है। उसमें हमने फाइलोजेनी भी बता दिया एवोल्यूशन की लाइन, तो वो क्लासिफिकेशन नेचुरल प्लस फाइलोजेनेटिक एक सिंथेटिक अप्रोच लेके चले हैं। क्योंकि एवोल्यूशन बताया था आपको एक यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजी में इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आरएच विटेकर का आज का क्लासिफिकेशन नेचुरल प्लस फाइलोजेनेटिक दोनों है। उसमें फाइलोजेनी एवोल्यूशनरी लाइन को भी हम फॉलो करते हैं और उसके नेचुरलिस्टिक फीचर को भी फॉलो करते हैं। ऐसा क्यों जरूरी है कि क्लासिफिकेशन नेचुरल भी हो फाइलोजेनी भी हो, तो इस बात को मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। देखिए ये हटा रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है ना, उसकी एक लिमिट है कि वो टैक्सॉन बना सकता है। जैसे यहीं पे अगर मैं इसमें से फाइलोजेनी हटा दूँ, इसमें फाइलोजेनी है ना फ्रेंड, जैसे आपको बताया था कि ये जो डायरेक्शन है ये फाइलोजेनी बता रही है, ये क्लैडिस्टिक्स फॉर्म में है। अगर इसी को, इन्हीं ग्रुप को अगर इस तरीके से मैं रख दूं ऐसे कि ये मोनेरा है, ये प्लांटी है, ये एनिमेलिया है, ये प्रोटिस्टा है, ये फंजाई है। देखिए ये टैक्सॉन है, ये इंडिविजुअल टैक्सॉन है सारे के सारे, क्योंकि इनका बेसिस लिया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे फंजाई कैसे है, जैसे हर के लिए होगा, मैं एक को बता दो तो आप बोलेंगे कि ये यूकैरियोट्स होता है, मल्टीसेलुलर होता है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ये नंबर आप बेसिस आप वो क्लासिफिकेशन है ना। और काइटिन की बनी इसमें सेल वॉल होती है, और टिश्यू ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आपने एक फंजाई टैक्सॉन क्रिएट कर दिया। ठीक इसी तरीके से अभी आपको डिस्कस कर चुका, आप मोनेरा को बना लेंगे। ठीक इसी तरीके से प्लांटी, एनिमल और प्रोटिस्टा को बना लिया अलग अलग बायोडायवर्सिटी। लेकिन इनका अरेंजमेंट, इनकी सिस्टमैटिक पोजीशन
कि किसके बाद किसको रखा जाए ये बात आप नहीं बता सकते। नेचुरल क्लासिफिकेशन का यही ड्रॉबैक है कि वो सिस्टमैटिक्स नहीं डिसाइड कर पाता है, और बायोलॉजी में सिस्टमैटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी जो लिविंग में है ना वो डिसऑर्डर में नहीं है, उसका एक फिक्स ऑर्डर है, ठीक है। जैसे एक बुक लिखा था कैरोलस लिनियस ने, सिस्टेमा नेचुरी, आपके बुक में मेंशन है, उसमें उसने बताया था कि लिविंग डिसऑर्डर फॉर्म में नहीं है, उसमें एक ऑर्डर है। तो ऑर्डर का बेसिस क्या है, किस ऑर्डर में कोई है, उसकी हायरार्की किस बेसिस पे है। हायरार्की बेस होती है उसके एवोल्यूशन पे, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे। तो यहाँ ज्यों ही जैसे आपने ऐसे ही क्राइटेरिया लगा के 5 टैक्सान बना दिए और ये रैंडम वे में है कि फंजाई के बाद हमने मोनेरा रख दिया, कोई नहीं में रोक रहा। नेचुरल क्लासिफिकेशन में कोई शर्त नहीं है कि फंजाई के बाद मोनेरा ना रखो। सिर्फ ये होना चाहिए नेचुरल क्लासिफिकेशन में कि फंजाई में फंजाई होंगे, कोई मोनेरंस नहीं पहुंचना चाहिए। मोनेरा में मोनेरा होगा, कोई दूसरा नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन ये नहीं बता रहा है कि फंजाई सुपीरियर है या मोनेरा सुपीरियर है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे प्रोटिस्टा नीचे रख दिया, तो ऐसा नहीं कि प्रोटिस्टा इन्फीरियर और फंजाई सुपीरियर है। एक्चुअल में ये इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल ही नहीं सकती, क्योंकि आपके क्लासिफिकेशन सिस्टम नेचुरल में ये उसका लिमिटेशन है कि वो आपको सिस्टमैटिक का नॉलेज नहीं देता। वो नहीं बताता कि इनकी सिस्टमैटिक पोजीशन क्या होगी, इनकी हायरार्की क्या होगी। अगर इस बात को जानना चाहते हैं, अगर आप हायरार्की को जानना चाहते हैं, अगर सिस्टमैटिक को पूरा करना चाहते हैं, तो इसमें वही जो मैंने बताया था ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी वान वेयर का रिकैपिटुलेशन थ्योरी आपको यूज करना पड़ेगा फाइलोजेनी को। फाइलोजेनी से हमें पता लगेगा कि कौन पहले आया कौन बाद में। तो सबसे प्रिमिटिव एवोल्यूशन की थ्योरी से हमें पता है सबसे प्रिमिटिव टाइप की जो सेल है वो कौन सी है, प्रोकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट सेल को इसमें कौन कैरी करता है, मोनेरन। तो हम मोनेरा को पहली पोजीशन पे रख दिए। फिर इसके बाद हमें पता लगता है कि प्रोकैरियोट से यूनिसेलुलर यूकैरियोट आए, वो कौन है, वो है प्रोटिस्टा। तो हमने इसे दूसरे पोजीशन पे रख दिया। फिर हमें पता लगा कि मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोट से ही बने, तो सबको एक पोजीशन में रख दिया क्योंकि सब मल्टीसेलुलर, इनके हॉरिजेंटल, ठीक है। अब ये पता लगा कि मल्टीसेलुलर में भी जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड का है वो इन्फीरियर है। तो हमने जो है फंजाई को यहाँ टिश्यू ग्रेड में सेट किया 3 नंबर पे। जिनमें ऑर्गन ग्रेड का वो उससे एडवांस है, तो हम यहाँ प्लांट को ले गए ऑर्गन ग्रेड पे। और जो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का है वो मोस्ट डेवलप्ड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड है, तो हम यहाँ एनिमल को ले आए 5th नंबर पे। इस तरीके से दोस्तों जो हमारे पास पहले टैक्सॉन जो है इस तरीके से रैंडम फॉर्म में था, विदाउट एनी अरेंजमेंट और सिस्टमैटिक्स था, उसमें अब हमारे पास एक सिस्टमैटिक बन गया है। एक्चुअल में इसे मैं अगर लेटर में लिखूँ ना तो कुछ ऐसा होगा कि देखिए मोनेरे थे, मोनेरा था, इससे प्रोटिस्टा निकला और प्रोटिस्टा से 3 अलग डायरेक्शन में एवोल्यूशन हुआ है, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये कॉमन एंसेस्टर है, ये इसके ब्रांचिंग डिसेंट, ये कॉमन एंसेस्टर है, ये इसका ब्रांचिंग डिसेंट है। ये ब्रांच एक से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, वो हर बार होती है। आगे भी ऐसा होगा, फंजाई कई टाइप के है तो वो ब्रांचेज फिर होंगे, ठीक है। ये भी क्लेडिस्टिक्स है, ये भी क्लेडिस्टिक्स है। इन दोनों में कॉमन बात है कि ये जो लाइन है ये दिखा रही है फाइलोजेनी, ठीक है। ये जो लाइन है ये दिखा रही है फाइलोजेनी। तो क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक और नेचुरल दोनों है। इंडिविजुअल टैक्सॉन को बनाने में नेचुरल को यूज किया गया है क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा नेचुरल चीज़ों पे बेस हैं, बहुत सारे कैरेक्टर लिए गए, उसमें आर्टिफिशियलिटी नहीं है और उनमें एवोल्यूशनरी लाइन है। इस वजह से वो जो है फाइलोजेनिक को भी है। तो इस वजह से जो आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन RH विटेकर का क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स, उसे हम नेचुरल फाइलोजेनेटिक का एक सिंथेटिक अप्रोच मानते हैं और यही अप्रोच थ्रू आउट अभी तक फॉलो होता आ रहा है।
जब आप प्लांट किंगडम का अलग चैप्टर पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे, तो मैं इसे और थोड़ा डिटेल में ले जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में मैंने इस लेक्चर में आपको जो चीज़ें कवर करवाई कि आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन बताया, फिर आपको बताया कि 2 किंगडम कैसे आया था और 2 किंगडम को 5 में कैसे कन्वर्ट किया गया, क्लासिफिकेशन में नेचुरल क्या होता है और आर्टिफिशियल क्या होता है और फाइलोजेनिक क्या होता है, उनके डिफरेंट रोल क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक तरीके से ना आपको एवोल्यूशन खुद समझाया कि क्लासिफिकेशन पहले आर्टिफिशियल बना, वही उसका यूज भी है कि पहले ही नेचुरल नहीं बना पाते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो पहले आर्टिफिशियल ग्रुप 2 बना लिए थे, प्लांट और एनिमल। फिर जब ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ तो प्लांट वाले किंगडम को तोड़ के 2-3 और बना दिए, फंजाई अलग निकाल दिए, मोनेरा अलग निकाल दिए, प्लांट 3, और इसको जो है एनिमल किंगडम को तोड़ के फिर 2 अलग कर दिए उसमें से, है ना, एक प्रोटोजोआ अलग कर दिए और एनिमल अलग कर दिए। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल सिस्टम को नेचुरल में कन्वर्ट किए और एवोल्यूशन की और जानकारी होने से फाइलोजेनी लगा दिए। तब ये काम किया आर.एच. विटेकर ने, जिसने पहले से क्लासिफाइड चीज़ों का जो आर्टिफिशियल वे में थे उन्हें नेचुरल और फाइलोजेनी के बेस पे कन्वर्ट करके आपके सामने 5 किंगडम लाया। तो आज की डेट में कोई भी जिंदा चीज़ अगर आप पढ़ते हैं आपकी बायोलॉजी में तो वो 5 किंगडम से बिलोंग करनी चाहिए, सिवाय कुछ चीज़ों को छोड़ के जिन्हें ट्रू लिविंग फॉर्म नहीं माना जाता है, जैसे कि वायरस को आर.एच. विटेकर क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी गई है क्योंकि वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक की तरह रखा गया है, क्योंकि उसमें प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। बायोलॉजी की शुरुआत तभी से होती है जब सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। तो वायरस को यहाँ पोजीशन नहीं दिया गया है, वायरस की पोजीशन कहीं यहाँ हो सकती है। फ्रेंड एक लाइन खींच दो, इसके ऊपर लिविंग को कर दो और इसके नीचे नॉन लिविंग को कर दो। तो ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे आप वायरस को रख सकते हैं अगर आप चाहें आर.एच. विटेकर में इसे फिट करना तो, ठीक है। ज़बरदस्ती का आपकी बुक में लिखा गया है क्लियर कट कि वो फिट नहीं होता, तो जो बुक में है वही आप मानिए, वो बेहतर होता है एग्ज़ाम में आंसर करने के लिए, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू इस लेक्चर को सुनने के लिए। मैं चाहता हूं कि इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करिए। आप जहां भी पढ़ते हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और जब आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो घंटी वाला जो आपको बेल आइकन दिखता है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो इसके साथ ही मैं इस लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।